नमस्कार, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी इंडिया। हमारे साथ खास मुलाकात के इस सफ़रनामे में डॉक्टर गोपाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक लंबे दशक से पत्रकारिता इन्होंने की है। करीब 4 दशक से इन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से समाज की सेवा की है। ऐसे में जानेंगे कि किस तरह का उनका सफ़र रहा, किस-किस दौर से उन्होंने किस-किस दौर को उन्होंने देखा और इस बीच में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आज किस तरह की उनकी रूपरेखा है, किस तरह की रणनीति को लेकर आज वो समाज को एक नया परिवर्तन देने के आसार ढूंढ रहे हैं। सर, हमसे जुड़ने के लिए पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। आपने जो सवाल किए हैं, एक शेर है, हमें राहे तलब में खाक हो जाने से मतलब है। कदम पहुँचे न पहुँचे मंजिले मकसूद पर अपना, हम मुसाफिर हैं अदम की राह में, फिक्रे अकामत क्या, वही मंजिल है जहाँ जा खत्म हो जाए सफ़र अपना। तो शुरू से दिमाग में ये लगा है कि हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। वर्तमान को हमसे कोई छीन नहीं सकता और भविष्य हमको कोई दे नहीं सकता। अगर भूकंप भी आएगा तो वो अगले क्षण आएगा। इस समय हम लोग बैठे हैं, यही हकीकत है। तो वर्तमान में हम जो भी कर सकें, जिसमें हम अपने राष्ट्र के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पेशे के प्रति, अपनी जनता के प्रति, हमारे भाइयों के प्रति जो कुछ भी हो सके वो सकारात्मक रूप से किया जाए, यही शुरू से सपना रहा है और आज भी वही सपना है। आपने बड़ी छोटी उम्र में आरएसएस के साथ आपका जुड़ाव रहा, बड़ी छोटी उम्र से आप प्रचारक रहे। करीब 4 दशक से आपने पत्रकारिता का वो दौर देखा, किस तरह का दौर रहा और इस समय किस तरह का दौर चल रहा है। जो इस बीच का जो समय अंतराल था, उसमें किस तरह का परिवर्तन हुआ और अब किस तरह के परिवर्तन की आवश्यकता है? देखिए, इसको कोई संजोग कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि ये कोई, अगर पूर्वजन्म में विश्वास किया जाए तो उसकी अनुभूतियां हो सकती है कि मेरी राजनीतिक चेतना 7 वर्ष की उम्र से जागृत है। 7 वर्ष की उम्र के अंदर मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का अंग्रेजी हटाओ आंदोलन देखा हुआ है। उसमें छात्रों को भागते हुए देखा है, पीछे पुलिस को पीछा करते हुए देखा है और पुलिस को गोली चलाते हुए देखा है। यहाँ से मेरी पहली राजनीतिक चेतना मुझे ध्यान आती है। फिर संजोग ऐसा हुआ कि जिन स्कूल कॉलेजों में शिक्षा का अवसर मिला, उसमें ऐसी जगह भी शामिल थी जिनको बनाने वाले एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पढ़ने वालों में लाल बहादुर शास्त्री और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग थे। मैं उस कॉलेज में भी रहा जहां गंगा पार करके लाल बहादुर शास्त्री सिर पर प्लास्टिक की थैली के अंदर अपनी किताबें लेकर आया करते थे। तो ये सब भाव जीवन के अंदर भरते चले गए। मैं बहुत छोटा था जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, लेकिन मुझे एक एक दिन की घटना उस समय भी याद थी और मैंने उसको लिखा था कॉपी के अंदर। तो यह एक संजोग की बात है कि जब पत्रकारिता में आने का अवसर मिला तो ऐसी जगह पर अवसर मिला जहां पर राजस्थान की सबसे बड़ी पत्रकारिता के संस्थान होने के साथ साथ ये कहें तो कोई गलत नहीं होगा कि उस समय राजस्थान पत्रिका मीडिया का पर्याय थी। उसमें बहुत काम करने का अवसर मिला। सामान्यतया किसी को इतना अवसर इतनी जल्दी मिलता नहीं है। मैंने पत्रकारिता के 2 साल पूरे होने से पहले ही दिवराला सती प्रकरण को कवर किया, जिसको कवर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार आए थे। और राजस्थान पत्रिका के माध्यम से जितनी गहराई तक जाने का मौका मिला, उतना किसी दूसरे पत्रकार को नहीं मिला। उसके बाद लगातार चीज़ें चलती रही। अयोध्या आंदोलन हुआ, उसको दुनिया भर के पत्रकारों ने कवर किया, संजोग से उसको कवरेज का मौका मिला।
तो इसमें कोई अहम का विषय नहीं है, व्यक्ति को अवसर का विषय है। व्यक्ति को अवसर मिलता है तो वही व्यक्ति जो ग्रेजुएट है वो आईएएस के रूप में पूरे जिले का और आगे चल के राज्य का या देश का फैसला करते हैं। तो अवसर मिला तो काम करते गए। जब महानगर टाइम शुरू हुआ तो अलग तरह के अवसर मिले। वो अवसर इस तरह के थे कि सब कुछ अपनी टीम को ही करना था। अब एक नए अवसर की तलाश है कि उसमें भी चीज़ों को जुटाना है। पार्टी अगर उपयुक्त समझती है तो वह टिकट देगी तो बहुत स्वागत है, अगर नहीं देगी तो इसका मतलब हमको वो अयोग्य मानती है या उतना योग्य नहीं मानती है। तो भी उस पार्टी में तो कोई कमी है नहीं, अगर कमी है तो हम उधर ही क्यों बढ़े। तो इसलिए नेतृत्व का हर फैसला सहजता से, सरलता से, विनम्रता से स्वीकार करते हुए सामाजिक जीवन में काम करने का मन है। आप ही के शब्दों को मैं दोहरा रहा हूँ सर, कि आपने कहा कि पत्रकार को बहुआयामी रहना चाहिए। तो आपने कई आयाम से आप गुजरे हैं, तो अब राजनीति का जो आयाम है उसमें आप कदम रख रहे हैं। तो क्या सोचा आपने कि राजनीति में किस तरह के आप जो एंट्री ले रहे हैं, जो इसमें प्रवेश कर रहे हैं, तो लोगों को इसका किस तरह का फ़ायदा होगा, लोगों की समस्याओं को आप किस तरीके से उनको निजात दिला पाएंगे? देखिए, राजनीति के जरिए मैंने जीवन को समर्पित करने का फैसला किया है। तो अपने बुद्धि विवेक से जो कुछ होगा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और चूंकि किसी तरह का कोई लोभ लालच नहीं है तो इसलिए ऐसा कोई काम हो ही नहीं सकता जो जनता के खिलाफ जाता हो। इसके अलावा मेरी दिमाग में कुछ योजनाएं हैं। जैसे हमको अगर एक विधानसभा स्तर के ऊपर काम करने का मौका मिलता है तो हम कैसे उसको आदर्श विधानसभा बनाएं। आदर्श विधानसभा का अर्थ क्या है? आदर्श विधानसभा का अर्थ सिर्फ वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत होना ही नहीं है। आदर्श विधानसभा का मतलब है कि वहाँ के लोगों का, वहाँ की जनता का सशक्त होना। जनता के सशक्त होने का मतलब है कि उस पर कोई अत्याचार नहीं कर सके, उनका कोई अपमान नहीं कर सके। वो थाने में, पुलिस में, प्रशासन में जाएं तो उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो। एक मनुष्य की कद्र पैसे से नहीं जानी जाए। एक व्यक्ति जिसके पास पहनने के लिए जूती नहीं है लेकिन इसके बाद भी उसके पांव किसी से कम महत्वपूर्ण नहीं है। मन के अंदर यह भाव है कि जनता जिसमें ताकत है राज तिलक करने की, जिस जनता में ताकत है मुकुट उतार लेने की, उस जनता की ताकत को अगर समझा नहीं गया, महत्व नहीं समझा गया, यह आर्थिक जो दीवारें हैं, जो धन एक व्यक्ति को बड़ा, एक व्यक्ति को छोटा बनाता है, उसको कम से कम एक निश्चित जगह के ऊपर तोड़ देने का पूरा इरादा है। जैसा कि मुझे याद है कि जो सांगनेर विधानसभा है वो करीब 2 दशक से लगातार उसमें कमल खिल रहा है। तो ऐसे में क्या अचूक परिवर्तन करने की आवश्यकता है? क्या आपने जो भेदभाव वाली बात कही, क्या दूसरी सरकारों में भेदभाव होता है विधानसभा के साथ में? अपनी अपनी समझ की बात है। कोई भी व्यक्ति अच्छाई करने की कोशिश करता है। एक व्यक्ति गाड़ी के ऊपर, सड़क के ऊपर कार चला रहा है, उसके मन में ये नहीं है कि दुर्घटना हो, फिर भी दुर्घटना हो जाती है। तो जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो कितना किस चीज को महत्व देते हैं। किसी के दिमाग में ये हो सकती है कि मेरी तो सरकार बनेगी तो मैं ट्रांसफर के जरिए पैसे लूंगा और मेरी ये कमाई हो जाएगी, अपना कोई इरादा नहीं है। किसी के ये हो कि मेरे को 4 भूमाफियाओं के साथ जुड़ करके जमीनों की खरीद फरोख्त करनी है, अपना वो कोई इरादा नहीं है। किसी को ये लगता हो कि हमको चापलूसी करके कोई ना कोई पद प्राप्त करते रहना है, अपना कोई वो इरादा नहीं है। तो हम किस इरादे के साथ राजनीति में जाते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना जो इरादा है वो ये है कि गरीब आदमी, आम आदमी, पीड़ित आदमी, दलित आदमी वो हमारे समाज का हिस्सा है
और वही लोकतंत्र को चला रहा है, उसकी शक्ति को स्थापित करना ही अपने जीवन का अब उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? लाखों दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, कोई आप मैसेज देना चाहेंगे, कोई सार्थक संदेश देना आप चाहेंगे? भारत के लिए बहुत चुनौती वाला समय है। भारत आगे बढ़ रहा है, दुनिया के अंदर आगे बढ़ रहा है। 5वीं अर्थव्यवस्था से हम 3री अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। 33% महिला आरक्षण की बात चल रही है। हम तो चाहते हैं कि ये 50% तक पहुंचे। जितनी आबादी महिला की उतना उसका अधिकार होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब देश आगे चल पड़ा है तो जनता का पूरा योगदान रहना चाहिए, पूरा योगदान रहना चाहिए। सेना पर खड़ा हुआ भारतीय जवान कभी पीठ पर गोली नहीं खाता, तो उसको ये महसूस होना चाहिए कि मेरी पीठ के पीछे सारा हिंदुस्तान खड़ा है। बस बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गोपाल शर्मा जी, जिन्होंने अपना संदेश आप